सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की तस्वीरें जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। और ये संभवतः राजभवन की तस्वीरें हैं जो आ रही हैं, जहां पर मौन आप देखिए, गवर्नर हाउस में अजीत पवार के निधन के बाद मौन रखा गया है। तस्वीरें गवर्नर हाउस। राज्यपाल वहां से रवाना हो गए। राज्यपाल रवाना 2 मिनट का मौन यहाँ पर राजभवन में अजीत पवार के निधन के लिए राज्य के राज्यपाल आप देख सकते हैं मौजूद हैं। गवर्नर हाउस का पूरा स्टाफ मौजूद है और संभवतः जो लग रहा है कि राज्य के राज्यपाल भी बारामती संभवतः जा सकते हैं। जो तैयारियां दिख रही हैं, जिस तरीके से वो राजभवन से बाहर निकले हैं, अब देखना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन राजभवन में 2 मिनट का शोक व्यक्त किया गया है अजीत पवार के निधन पर। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बारामती की, जहां पर अस्पताल में बारामती के लोग मौजूद हैं। तमाम वो कार्यकर्ता, वो चाहने वाले लोग जिनकी आंखें नम हैं अपने नेता के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये घटना कहाँ की है, बारामती की घटना है। बारामती की घटना एक प्रीमियम बिजनेस जेट जिसमें कि अजीत पवार मुंबई से निकले, सुबह 8 बजे मुंबई से निकले, 8:45 8:50 पर वो लैंड करने वाले थे। लेकिन वहाँ पर एक हादसा हुआ। हादसे का कारण अब तक साफ नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा था कि दोनों ही जगह मौसम ख़राब था। आप इस वक्त बारामती की तस्वीरें देख सकते हैं, अभी भी वहाँ पर बादल हैं, वहाँ पर बारिश भी हुई थी, जो एयर स्ट्रिप है वो गीली थी। इस बीच बॉलीवुड के मधुर भंडारकर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक टावरिंग पर्सनालिटी वो रहे और उनका योगदान महाराष्ट्र में बहुत ही रहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको कई बार मिल चुका हूँ। बहुत ही विजनरी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वार्मथ वाले इंसान रहे वो। और मेरे ख्याल से उनका योगदान महाराष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मैं कंडोलेंसेस देता हूँ पूरे परिवार को, पूरे पवार फैमिली को, कि जिस तरह का जो घटना हुआ है बहुत ही दुखित है। I am very saddened, very shocking about Ajit Dada. When I got to know the news in the morning, it was really shocking for the entire country and for Maharashtra. He's been a very towering personality, a political figure in Maharashtra politics. His contribution, his vision for Maharashtra was always great, and huge contribution in so many years he has given to Maharashtra. It's very unfortunate about his demise. The people of Maharashtra will miss him. Baramati, everywhere, the kind of work he has done in development. And my condolences to the entire Pawar family members, everybody. May God give them strength to, it's really sad. I'm lacking words. I can't believe it. I met him a couple of times, and a person with great warmth, great humor, always been very nice to people. For the common man, his contribution and his vision will be missed. तो जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक अपूर्णीय क्षति। बीजेपी के महाराष्ट्र नेता रत्नाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निश्चित तौर पर रत्नाकर सिंह जी, एक बड़ी राजनीतिक क्षति, एक ऐसा राजनेता जिसके हर राजनीतिक पार्टी में संबंध हैं। राजनीतिक तौर पर भले ही अजीत पवार की आलोचना चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे करती हो, या शरद पवार एनसीपी करती हो, या कांग्रेस करती हो, लेकिन हर कोई उनकी दोस्ती को नहीं भुला पाया, हर कोई उनके संबंधों को भुला नहीं पाया। और अगर सार्वजनिक मंचों पर देखें तो उन्हें अजीत दादा पवार करके ही संबोधित किया जाता था। महाराष्ट्र की धरती पे अगर किसी को दादा यानी बड़े भाई के रूप में यहाँ पे कहा जाता है,
दादा अगर कोई था तो अजीत दादा पवार ही थे। बहुत ही जिंदा दिल इंसान और बहुत ही खुश मिजाज इंसान। जब भी आप उनसे मिलते हैं और कोई बड़ी से बड़ी समस्याओं पे भी चर्चा करते हैं तो इतनी सादगी और इतनी सरलता के साथ उन समस्याओं का वो निराकरण करते हैं। और कभी भी आप उनके साथ मिलेंगे तो एक गंभीर जो माहौल वैसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा से आप जब उनके पास रहेंगे तो एक खुशनुमा जो है माहौल, हंसी मजाक वाला माहौल जो है देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से जो है महाराष्ट्र, जब सुबह में तकरीबन 8:45 की ये घटना हुई और फोन मुझे आया तो ये बहुत ही चौंकाने वाला, अविश्वसनीय, ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अजीत दादा पवार जो है हमारे बीच नहीं रहे हैं, इस तरह का जो विश्वास करना ये हमारे लिए खुद बहुत बड़ा दुख का सबब है। चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत बार मिल चुका हूं और जब भी मिलता था उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। देखिए, अजीत दादा के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में, चूंकि वह महाराष्ट्र में एक बहुत कद्दावर नेता थे, गिने चुने नेताओं में उनका नाम था, शुमार था, 5 बार के डिप्टी सीएम थे और महाराष्ट्र की जनता उनको बेहद प्यार करती थी। चूंकि उनका जनता के साथ एकदम आत्मीय लगाव रहता था, जनता को वो तुरंत तुरंत कनेक्ट करते थे, चाहे वो मंच पे खड़े रहे या जनता के बीच में रहे, वो जनता से तुरंत 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 जो है कनेक्ट होने का काम करते थे। और इतनी बड़ी क्षति जो है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक बहुत बड़ा शून्य जो है वो पैदा हो गया है, एक शून्य क्रिएट हुआ है, उस शून्य को भरने में बहुत समय लगेगा। निश्चित रत्नाकर रूप से सिंह जी, ये बड़ी घटना, बात आपने कही है, बड़ी बात आपने कही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया। लेकिन ये शून्य क्या माने, क्योंकि सरकार के बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी वो रहे हैं। तो अब एक बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि एनसीपी वैसे तो शरद पवार के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब भतीजे चचा से अलग हो गए और एनडीए सरकार में शामिल हो गए तो एक बड़ी चिंता तो होगी ही, क्योंकि उनके साथ जितने भी विधायक, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व को लेकर भी एनसीपी अजीत पवार में संकट हो गया। जी बिल्कुल, नेतृत्व, चूंकि आपको भी जानकारी ये है कि जब एनसीपी एक हुआ करता था तो भी शरद पवार तो रणनीतिक स्तर पे अपने काम करते थे, लेकिन अगर जमीन पे उतर करके लोगों से मिलने का काम, अगर रैलियों में जाने का काम, प्रचार प्रसार करने का काम, संगठन को मजबूत करने का काम, संगठन को विस्तार देने का काम अजीत दादा पवार ही किया करते थे। और आपने देखा कि जब ये एनसीपी में टूट पैदा हुई तो भी जब चुनाव हुआ, पिछला विधानसभा का चुनाव, उसमें भी जिस तरीके से आप जिक्र कर जनता रहे हैं, ने, जाहिर तौर पर एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है ये, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है ये, जहां महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया अजीत पवार के निधन को लेकर, ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस बीच ये, महाराष्ट्र से जहां बड़ा फैसला लिया गया है और राजकीय शोक का ऐलान महाराष्ट्र में किया गया है। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो स्थगित अब कर दिए गए हैं 3 दिन के लिए। महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान किया गया अजीत पवार के निधन के बाद। और स्वाभाविक तौर पर अभिषेक, आप ये पहले बता भी चुके हैं कि महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी थी। तो रत्नाकर सिंह जी, अब एक क्या आप मानते हैं कि इस वक्त जैसे शून्यता एनसीपी अजीत पवार में हो गई है, वैसे सरकार में भी कुछ एक असमंजस की स्थिति है? निश्चित रूप से, चूंकि पार्टी प्रमुख होने के नाते और उप मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रहती थी। किसी भी रणनीतिक स्तर पे उनसे सलाह मशवरा करना, महाराष्ट्र के विकास के बारे में उनसे चर्चा करना, चूंकि उनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। आजकल मतलब एक वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम लिया जाता था और एक लंबा अनुभव उनका शासन प्रशासन में भी रहा है। तो कोई भी शासकीय स्तर पे कोई निर्णय लेना होता था, कोई स्कीम लॉन्च करना होता था, तो अजीत दादा पवार की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। वो, उनको जनता के नब्ज के बारे में पता थी, वो जनता से कनेक्ट थे और जनता के नब्ज के बारे में उनको पता रहता था कि जनता को किस तरह से हम उनके विकास के बारे में सोच सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य के विकास के बारे में सोच सकते हैं। चूंकि अजीत दादा पवार बहुत से मंत्रालयों में कार्य कर चुके हैं और कई सरकारों में कार्य कर चुके हैं, इसलिए उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही बड़ा अनुभव था। मैं तो यही ईश्वर से आग्रह करूंगा कि दुख की इस घड़ी में जो है पवार परिवार को एक संबल प्रदान करें और इसको इतनी बड़े दुख और तकलीफ की घटना को सहने की जो है शक्ति प्रदान करें। मैं यही ईश्वर से
जो जी, है जी। आग्रह करूंगा, जी, जी, जी। यही कामना करूंगा। जी, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जहां पर एनसीपी अजीत पवार में एक शून्यता है, क्योंकि उनकी पत्नी, हालांकि वो घरेलू महिला रही हैं, कभी राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन वर्तमान में एक सीट थी राज्यसभा की, इसलिए वो राज्यसभा की सदस्य भी हैं। उनके बेटे लोकसभा में हैं, जो उनके दूसरे बेटे हैं वो और राजनीति में सक्रिय हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चिंता इस बात को लेकर भी होने लगी है कि जो एनसीपी अजीत पवार में हैं, वो नेतृत्व अब कौन संभालेगा। क्या अजीत पवार के साथ जितने भी एनसीपी के विधायक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें कोई घबराहट महसूस की जा रही है नेतृत्व को लेकर? क्योंकि अजीत पवार बड़े दमदार नेता थे और वो अपनी बातों को किस तरीके से मनवाते थे ये भी सबने देखा है। उनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। अगर वो सरकार के सामने भी अपनी बातों पर अड़ जाते थे, अगर वो सरकार गठन के दौरान अड़ गए कि मुझे वित्त मंत्रालय चाहिए, तो कितना भी विरोध हुआ, कितना भी असमंजस हुआ, लेकिन बीजेपी को उनको वित्त मंत्रालय देना पड़ा। किसी भी राज्य में बीजेपी ने अपना वित्त मंत्रालय किसी को नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री के पास ही रहा, लेकिन अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देना पड़ा। इतने दमदार नेता, इतनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले नेता, और जैसा कि अभिषेक 7 तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही मनोज जी, और मनोज जी जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से पहले आप जब दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से अजीत पवार एक मजबूत नेता थे, और अगर मनोज जिसमें अगर बात की जाए उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटों को लेकर, उनका जो राजनीतिक करियर है उसको लेकर भी जो राजनीतिक जानकार है लगातार उनका यही कहना है कि ये राजनीतिक करियर उनकी पत्नी, उनके बेटों का नहीं है, बल्कि अजीत पवार की ही विरासत है। और अजीत पवार की जो भूमिका, जो पकड़ है, जो उन्होंने एक आधार तैयार किया है, उसी आधार पर उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे ही हैं। और अगर पार्टी के नेतृत्व को लेकर बात करें, हम एनसीपी अजीत गुट को लेकर बात करें, तो उसमें एक और तो इस वक्त जो चर्चा होती नजर आ रही है, वैसे तो अभी बड़ी ये इनिशियल स्टेज है, इस वक्त हम टिप्पणी करें, लेकिन अब फिलहाल लगातार मनोज अगर मैं आपको बता दूं, जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जो चर्चा इस वक्त होती निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो बड़े उनके बेटे जो पार्थ पवार हैं उनको सौंपी जाए। पार्थ पवार जो है वो पार्टी का नेतृत्व करें अपने पिता अजीत पवार की तरफ। लेकिन दूसरी ओर एक खेमा ये भी कहता नजर आ रहा है कि उनकी पत्नी को जो है ये कमान देनी चाहिए, क्योंकि महिला फेस और एक मजबूत फेस इस तरीके से मिलेगा सुनेत्रा पवार। लेकिन लगातार कई सारी चर्चा जो है इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ मनोज, जब देखना अब यहाँ पर यही होगा कि किस तरीके से अब चेहरे का चुनाव होगा। क्या अगर हम अजीत गुट को लेकर बात करें, एनसीपी को लेकर बात करें, उसमें से ही किसी नेता को मौका मिलेगा पार्टी के नेतृत्व करने के लिए, या फिर परिवार का ही कोई व्यक्ति जो है, उनके दोनों बेटे में से कोई या उनकी पत्नी में से कोई, वो पार्टी के नेतृत्व करेगा। फिलहाल इस पर कई सारी टिप्पणियां जो है वो निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, लेकिन अभिषेक 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बारामती के प्लेन क्रैश की है, जहां पर उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनकी आंखें नम हैं। इसके साथ साथ जो निधन हुआ है वो तस्वीरें देखिए, 5 लोगों का निधन हुआ है। विमान की तस्वीरें, किस तरीके से आग का गोला विमान बना, 4-5 धमाके हुए। सुप्रिया सुले रवाना हो चुकी हैं, कुछ देर में बारामती पहुंच रही हैं। और रनवे पर मलबा, एक और तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और बारामती में आज बंद की घोषणा कर दी है। पूरा बाजार बंद है, सारे ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। अभिषेक बिल्कुल मनोज, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विमान हादसे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से अजीत पवार के विमान का अगर हम बात करें, जिस तरीके से दुर्घटना का शिकार वो हो गया, इस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। कहा यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच की मांग भी ममता बनर्जी ने की है। दोनों एनसीपी के साथ आने की बात थी और फिर ये हादसा कैसे हो गया, ममता बनर्जी के द्वारा ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को भी उठाया कि जो दोनों एनसीपी है, यानी कि शरद पवार की, अजित पवार गुट की जो एनसीपी है, उन दोनों के साथ आने की बातें महाराष्ट्र में चल रही थी, और इस साथ आने के बाद के बीच अजीत पवार के विमान को लेकर बात करें, वो हादसे का शिकार हो गया। इसमें अजीत पवार का निधन हो गया। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बारामती, जहां पर अहिल्याबाई होलकर अस्पताल में क्या कहा है पुलिस कर्मियों ने, सुनते हैं। की जी माहिती आमच्याकडे आहे ते आयडेंटिटी कन्फर्मेशनचे काम चालू आहे। त्याच्याबरोबर
जे जे लोक होते त्यात नाव आपल्याला कळवण्यात येईल थोड्या वेळाने. ब्लॅक बॉक्स रिकवर केलं ते आता एक्सपर्ट टीमने रिकवर करणार आहे आणि एक्सपर्ट टीम आपल्याला रिपोर्ट करणार आहे. साधारण विमान किती वाजता निघालं होतं, बारामतीच्या दिशेने किती वाजता एक्सपेक्टेड? ते जवळपास 8चे दरम्यान निघून इथे 8:45 दरम्यान आला होता आणि त्यावेळी हे घटना घडल्यानंतर ते इमिडिएटली आम्ही तिथे जाऊन रेस्क्यू म्हणजे की ते जे डेब्री होता त्यामधून ते डिझीजचे बॉडीज काढून ते हॉस्पिटलला पाठवण्यात आल्या होत्या. सर, प्रायमा फेसी चार्टर्ड जेव्हा लँड झालं तेव्हा हा ॲक्सिडेंट झालाय का? लँड होण्याचे अगोदर झालेलं आहे. प्रायमा फेसी रिझन काय सांगता येतं? ते सध्या काही सांगता येत नाही. एव्हिएशनकडनं ते एक्सपर्ट जे त्यांचा ओपिनियन आहे ते आपल्याला थोड्या वेळाने देतील. सर, मे डेचा कॉल पायलटने दिला होता का? काही प्रायमा फेसी ती सगळ्या गोष्टी एक्सपर्ट रिपोर्टमध्ये आपल्याला भेटणार, त्याच्यावर मी कमेंट करू शकतो. डिसीज किती आकडा आहे? डिसीजचा 5 सकाळी पावणे ते आता दिलेलं आहे सगळं. इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर बात करिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। विमान में जिस वक्त हादसा हुआ 5 लोग सवार थे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अजीत पवार समेत 4 लोग थे, यानी कुल 5 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 2 पायलट थे, 1 केबिन क्रू थी और 1 पीएसए अजीत पवार के इसमें मौजूद थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अजीत पवार के पीए जो है विदित जाधव भी इसमें मौजूद थे। एनसीपी कार्यकर्ता पिंकी माली भी विमान में सवार थी। कैप्टन सुमित कपूर जो है वो विमान उड़ा रहे थे। कैप्टन शांभवी पाठक जो है वो भी विमान में ही मौजूद थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। क्रैश विमान में 5 लोग सवार थे और विमान में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार के पीए जो है विदित जाधव भी इस विमान में ही मौजूद थे। एनसीपी कार्यकर्ता पिंकी भी इस विमान में सवार थी। कैप्टन सुमित कपूर इस विमान को उड़ा रहे थे और कैप्टन शांभवी पाठक जो है वो भी विमान में ही मौजूद थी को पायलट के रूप में। और ये विमान हादसे का शिकार हो गया। सुबह यह विमान हादसे का शिकार हुआ और इस विमान ने जो है अपना संतुलन खो दिया और विमान ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया। तो एक बड़ा विमान हादसा ये जिस तरीके से ये हुआ है। अजीत पवार का विमान जिस तरीके से हादसे का शिकार हो गया, इसको लेकर भी कई बड़े सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हुआ और जो विमान था ये, इस विमान को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। जी अभिषेक, वाकई ये तमाम सारी बातें की जा रही हैं और इस बीच आप अस्पताल की तस्वीरें देख सकते हैं। जो अस्पताल की तस्वीरें हैं ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए जिन्हें तेज़ी से जो कर्मचारी हैं वो अस्पताल के अंदर लेके गए। और ये जो क्षत विक्षिप्त शरीर है, यही वो शरीर है जो विमान हादसे में अजीत दादा पवार का, जिस पर एक कपड़ा ऊपर ढका गया है, क्योंकि इस विमान के हादसे के बाद जो उनका शव है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखिए एम्बुलेंस जो है, इसी एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया। अभी आप देख रहे थे, हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, ये पुरानी तस्वीर है जो अभी हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाई है। और जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह, अपनी टीवी स्क्रीन पर हम वो इंजन का हिस्सा दिखा रहे हैं। आप एक वाकई प्रीमियम बिजनेस जेट लियरजेट 45 जो कि दुनिया में एक अच्छा बिजनेस जेट माना जाता है, वो बिजनेस जेट हवा में लहराने लगा, जो कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे। एक बार लहराने की, लैंडिंग करने की कोशिश की, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर लहराने की कोशिश की। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, ऐसा लग रहा था, वो बता रहे थे कि शायद ये खेतों में गिर जाएगा, लेकिन पायलट उसे रनवे पर लेके आया, एयर स्ट्रिप पर लेकर आया और उसके बाद ये गिरा, फिसला और इसमें 4-5 बड़े धमाके हुए और धमाके इतने हुए कि इस विमान के चिथड़े उड़ गए। विमान का जो हिस्सा, इंजन का जो मुख्य जो इंजन है, वो जाकर दूर जा गिरा। अब इसके बाद कई लोग जांच की बात कर रहे हैं। सरकार में मौजूद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि हम इस हादसे की जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। ममता बनर्जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ये सामान्य घटना है, ऐसा लगता है? देखिए मनोज जी, प्रथम दृष्टया तो ये देखने में ये साफ प्रतीत होता है कि यह घटना जो है यह एक हादसा ही है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है अभी। उन्होंने कहा है कि पूरे घटनाक्रम की जो है वो जांच की जाएगी और जो भी अगर फॉल्ट मिलेगा या दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई भी सरकार निश्चित रूप से करेगी। लेकिन इस तरह की घटनाओं पे
और इस तरह की राजनीति ममता बनर्जी के द्वारा किया जाना ये निश्चित रूप से उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ये कोई साजिश या कोई इस तरह की साजिश का कोई हिस्सा तो है नहीं। आपने देखा कि अहमदाबाद में भी कुछ महीने पहले जो है एक घटना हुई तो उसमें कितने लोग जो है मारे गए थे। उसी तरह से इस तरह की ये हादसा है और हादसा में निश्चित रूप से अगर विमान कंपनी द्वारा अगर कोई अगर गड़बड़ी होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पे मेरा व्यक्तिगत मत है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब एक बहुत ही दुख का विषय है और ये इतना हृदय विदारक घटना है कि इस तरह की घटनाओं पे राजनीति करना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। चाहे अखिलेश यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, कोई भी इस तरह की राजनीति इस तरह की घटनाओं पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जी रत्नाकर जी, आपको रोकना चाहते हैं। इस बीच पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो गेल्याची ही दुःखद घटना झाली। NCP सारख्या पक्षाला अनेक वर्ष हे त्यांची ही आठवण येत राहील, कारण जी धडाडी अजितरावांनी दाखवलेली होती तशी धडाडी आमच्या कुणामध्येही नव्हती। आणि विशेषतः बारामतीसारख्या दुष्काळी भागातून आलेला नेता आणि समर्थपणानं आपली बाजू भक्कमपणानं विधानसभेमध्ये मांडणारा, जनतेमध्ये मांडणारा आणि जिथे अन्याय झालेला आहे तिथं तो तुटून पडणारा अशा प्रकारचा नेता होता। बराच वर्ष त्यांची आठवण येत राहील आणि समाज सुधारणेकडे त्यांनी ज्या तऱ्हेनं काम केलं होतं। महाराष्ट्र की राजनीति के एक और बड़े नेता जो कि केंद्र में गृह मंत्री रहे हैं, उनका भी कहना है कि इस राजनीतिक क्षति की भरपाई नहीं हो सकती है और पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त शोक की लहर है। ज़मीन से जुड़े नेता, बड़े राजनीतिक नेता जिन्होंने अपने कर्म बल से महाराष्ट्र की राजनीति में एक पहचान बनाई और वो पहचान ऐसी बनाई है कि महाराष्ट्र में जब भी सरकार बनती थी तो उनके बिना संभव नहीं होता, चाहे वो सरकार यूपीए की हो, सरकार एनडीए की हो, उसमें अजीत पवार का स्थान होता ही होता है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो कि विमान हादसे के बाद जब एम्बुलेंस में अजीत पवार का पार्थिव शरीर लाया गया। ये शरीर काफ़ी शक्त विक्षिप्त था क्योंकि वो हादसा हुआ, उसमें विस्फोट हुआ, 4-5 बड़े धमाके हुए। धमाके में जो विमान का इंजन, विमान के कई टुकड़े हो गए। स्वाभाविक तौर पर उसमें जितने भी लोग सवार थे, करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, HC जाधव जो कि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी थे, कैप्टन सुमित कपूर पायलट, कैप्टन शांबिबी पाठक पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। उनके सभी के शरीर के जो शवों की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि उनकी तस्वीर, उनके विजुअल्स हम आपको दिखा सकें। वो सारी तस्वीरें हमारे पास हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि हम आपको दिखा सकें। सभी का जो पार्थिव शरीर हम उनका सम्मान करते हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना ज़ोरदार विस्फोट, 4-5 धमाके, बम की तरह ये विमान फटा। बम की तरह विमान फटने के बाद इसमें आग लग गई और जैसे आग लग रही थी सभी गांव के लोग पहुंचे। एक और बड़ी खबर पहचान हो चुकी है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिसके पार्थिव शरीर का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि शरीर को पहचानना, उन शवों को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। वो सारे क्षत विक्षिप्त हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शरद पवार के पार्थिव शरीर की है, जिन्हें अस्पताल का जो शटर था, अच्छा माफ़ कीजिए, अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है, अस्पताल का गेट खोला गया और जो स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, यही शरीर है, यही पार्थिव शरीर है अजीत पवार का। और आपको बता दें, क्योंकि शवों को, सभी शव जो 5 लोगों के शव हैं, जिसमें अजीत पवार, HC जाधव, कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक, पिंकी माली जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी, सभी के शवों को पहचानना मुश्किल था। लेकिन अजीत पवार के हाथ में जो घड़ी अजीत पवार पहने थे, उस घड़ी के कारण उनकी पहचान हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उनके जो पार्थिव शरीर है, उनका जो शव है, उन शवों की स्थिति इतनी भयावह है, इतनी क्षत विक्षिप्त है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन आपको बता दें कि दुर्घटना स्थल के 20 मीटर दूर
20 मीटर दूर जब विमान बम की तरह फटा, उसके बाद जो 5 लोग विमान में सवार थे, उन सभी के जो शव हैं वो दूर दूर जा गिरे, जिनमें से करीब 2 महिला और 3 पुरुष थे। अजीत पवार की जो पहचान हुई है वो उनके हाथ की घड़ी से उनकी पहचान हुई है। परिवार के लोगों ने बताया कि वो इस कंपनी की इस कलर की घड़ी पहने हुए थे, उस घड़ी से अजीत पवार के शव की पहचान हुई है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, लगातार इस घटना पर अपडेट आपको कर रहे हैं। मेरी सहयोगी आपको लगातार जानकारी उपलब्ध कराती रहेंगी।